नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज कक्षा 9 की या क्लास 9 की साइंस की पुस्तक से 30 प्रश्न लेकर आया हूं और यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। आप इसे बनाएं और लाभ उठाएं और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न है कि वह सामग्री जिससे कोई वस्तु बनी है, जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है? परमाणु, अणु, पदार्थ या तत्व? तो इसका आंसर क्या होगा? पदार्थ। वह सामग्री जिससे कोई वस्तु बनी है, जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, क्या कहलाती है? वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, तो 1 का सी नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2। जिस वस्तु का कोई आकार हो, भार हो, आयतन हो, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है, अणु, पदार्थ या तत्व? तो इसका 2 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, 2 का सी नंबर पदार्थ कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राचीन काल के दार्शनिक पदार्थ को कितने मूल तत्वों में बांटा था? 4, 5, 6 या 10? तो इसका आंसर क्या होगा? 5। 3 का बी नंबर। प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे, वो पदार्थ को 5 तत्वों में, मूल तत्वों में बांटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में विभाजित किया है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया है? ठीक है, पंच तत्व, पंचामृत, पंच सामग्री या पंचरत्न? इसका आंसर क्या होगा? पंच तत्व। ठीक है, 4 का ए। ठीक है, 4 का ए नंबर होगा, पंच तत्व नाम दिया था। 5 नंबर। प्राचीन दार्शनिकों ने पंच तत्व में किसे शामिल किया था? वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 5 का डी नंबर होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन। कहाँ के दार्शनिकों ने पदार्थ को जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु के आधार पर वर्गीकृत किया है? कहाँ के दार्शनिकों ने पदार्थ को जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु के आधार पर वर्गीकृत किया है? भारतीय दार्शनिक या यूनानी दार्शनिक या भारतीय और यूनानी दोनों या फारसी? तो इसका आंसर होगा दोनों। ए और बी दोनों होगा। भारतीय और यूनानी दोनों दार्शनिकों ने इसी आधार पर ही पदार्थ को वर्गीकृत किया है। क्लास 9 के एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर। आधुनिक विद्वानों ने पदार्थ को किन आधारों पर वर्गीकृत किया है? ठीक है, आधुनिक विद्वान ने, अब ध्यान से प्रश्न देखिएगा, आधुनिक विद्वानों ने पदार्थ को किन आधारों पर वर्गीकृत किया? भौतिक गुण के आधार पर या रासायनिक गुण के आधार पर या भौतिक और रासायनिक दोनों आधार पर या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का सी नंबर होगा। 7 का सी, ए और बी दोनों, मतलब भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों के आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। आधुनिक विद्वानों ने पदार्थ को कितने आधारों पर बांटा है? आधुनिक विद्वानों ने पदार्थ को कितने आधारों पर बांटा है? 2 आधार, 3 आधार, 4 या 5? तो आधुनिक विद्वानों ने पदार्थ को 2 आधारों पर बांटा है, रासायनिक आधार, रासायनिक गुण के आधार पर और भौतिक गुण के आधार पर। तो 8 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, 2 आधार हो। 9 नंबर। इनमें से कौन पदार्थ की विशेषता नहीं है? क्या है? पदार्थ की विशेषता नहीं है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, इसमें कौन पदार्थ की विशेषता नहीं है? तो ये सभी पदार्थ की विशेषताएं हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई नंबर होगा। ठीक है, सारे पदार्थ की विशेषताएं, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ कहा है कौन विशेषता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 9 का ए, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सारे एनसीईआरटी बुक से पढ़कर निकाला गया क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। पोटासियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? पोटासियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? KMnO4, KClO3, KOH या KCl? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 का ए। पोटासियम परमैंगनेट का सूत्र होगा KMnO4। ठीक है, ये जो बी नंबर है KClO3, ये पोटासियम क्लोरेट का है, ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, KOH
ठीक है, और ये पोटासियम क्लोराइड का है, ठीक है, डी नंबर। इसका आंसर क्या, कुछ पूछा गया पोटासियम परमैंगनेट, तो इसका सूत्र होगा KMnO4, ठीक है, 10 का ए नंबर। 11 नंबर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील किस ऊर्जा के कारण होते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण, स्थितिज ऊर्जा के कारण, परमाणु ऊर्जा के कारण या रासायनिक ऊर्जा के कारण? तो पदार्थ के कण निरंतर गतिज ऊर्जा के कारण गतिशील होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील होते हैं, तो 11 का ए नंबर। 12 नंबर, दो भिन्न पदार्थ का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण, मिश्रण, यौगिक या निच्छालन? तो इसका आंसर होगा विसरण। दो पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, 12 का ए नंबर। 13 नंबर, पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल या चुंबकीय बल? तो इसका आंसर होगा अंतराण्विक बल। पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? अंतराण्विक बल। 13 का ए नंबर होगा। 14 नंबर, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? ठीक है, 2 अवस्था, 3 अवस्था, 4 या 5? तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, 3 अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब वैज्ञानिक वर्तमान समय की बात कर रहा है, ठीक है, अब वैज्ञानिक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं? अब वैज्ञानिक, ये ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 9 में दिया हुआ है, बॉक्स आइटम में ध्यान से पढ़िएगा तो वहां मिलेगा। अब वैज्ञानिक पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं? 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5, ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब वैज्ञानिक जो है पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 5 अवस्था में आपका कौन कौन हो जाएगा? ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन अवस्था, ठीक है। ये बॉक्स आइटम में दिया हुआ, आप देख सकते हैं वहां से, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, मैं सोर्स भी बता देता हूं ताकि आप दिक्कत ना हो। पदार्थ के किस अवस्था में निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन अर्थात नगण्य संपीड्यता होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ठोस, ठीक है। निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं, स्थिर आयतन और नगण्य संपीड्यता, मतलब उसको बहुत ज्यादा आप दबा नहीं सकते हैं, नाम मात्र का ही दबा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ठोस। 16 का ए नंबर। 17 नंबर, पदार्थ के किस अवस्था में उसका आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है और उसमें बहाव की प्रवृत्ति होती है? उसमें क्या कह रहा है? पदार्थ की किस अवस्था में आकार निश्चित नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है और बहाव की प्रवृत्ति होती है? तो ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा? इसका आंसर क्या होगा? द्रव। इसका आंसर होगा द्रव। यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, इसलिए यहाँ से ये आंसर गैस नहीं होगा, ठीक है। बहाव की प्रवृत्ति गैसों में भी होती है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द्रव। ध्यान से सुनिएगा वीडियो तो सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। 17 का बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में कौन सी गैस जल में घुलनशील है? कौन सी गैस जल में घुलनशील है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, उपरोक्त में सभी? तो जल में सारे गैस घुल जाते हैं, ये ऑक्सीजन भी घुल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरीन भी, ठीक है, तो 18 का डी नंबर। 19 नंबर, विसरण पदार्थ की किस अवस्था में संभव है? विसरण पदार्थ की किस अवस्था में संभव है? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा 19 का डी नंबर, उपरोक्त में सभी। ठोस में विसरण कम तो होता है, द्रव में कुछ अधिक होता है और गैस में सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो 19 का डी होगा, होता है तीनों में। 20 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक विसरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या उपरोक्त में सभी? तो यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक विसरण किस में होता है? तो गैसों में, ठीक है, गैसीय अवस्था में विसरण सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो 20 का सी नंबर होगा। 21 नंबर, सबसे अधिक संपीड्यता मतलब दबाना, कंप्रेस करना उसे, ठीक है, सबसे अधिक संपीड्यता पदार्थ की किस अवस्था में संभव है? ठोस में, द्रव में, गैस में या उपरोक्त में सभी? तो सबसे अधिक संपीड्यता कंप्रेशन जो होता है वो गैसों में संभव है, ठीक है, इसलिए उसे सिलेंडर में भर लिया जाता है, ठीक है। 21 का सी नंबर। 22 नंबर, किस विशेषता के कारण गैसों को अधिक आयतन से कम आयतन के सिलेंडर में जमा करना संभव होता है? विसरण के कारण, परासरण के कारण, संपीड़न के कारण या प्रवाह के कारण? तो 22 का सी नंबर होगा। संपीड़न मतलब दबाना उसे, ठीक है, कंप्रेस करना, तो कंप्रेस करने के कारण ही अधिक आयतन से हम उसे कम आयतन के सिलेंडर में डाल लेते हैं, ठीक है, तो 22 का सी नंबर होगा। 23 नंबर,
घरों में खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सिलेंडर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सीएनजी, एलपीजी, ठीक है, ऑक्सीजन या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो 23 का ए नंबर होगा। वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वाहनों में ईंधन के रूप में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सीएनजी नहीं होगा, हाँ सॉरी, सीएनजी होगा, यहाँ पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है, और घरों में एलपीजी का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर। सीएनजी एलपीजी अस्पतालों में प्रयोग के लिए, सीएनजी एलपीजी अस्पतालों में सीएनजी एलपीजी अस्पतालों में प्रयोग के लिए ऑक्सीजन गैस को किस विशेषता के कारण सिलेंडर में भरना संभव होता है? विसरण के कारण, परासरण के कारण, संपीड़न के कारण या प्रवाह के कारण? तो 25 का आंसर होगा सी नंबर, संपीड़न के कारण। ठीक है, 25 का सी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन। रसोई में बन रहे खाना की महक दूर बैठे लोगों के नाक तक पहुंचना पदार्थ के किस गुण के कारण संभव होता है? ठीक है, विसरण के कारण, परासरण के कारण, संपीड़न के कारण या प्रवाह के कारण? ठीक है, तो ये विसरण के कारण होता है। ठीक है, 26 का ए नंबर। रसोई में बन रहे खाना की महक दूर बैठे लोगों तक पहुंचना किस पदार्थ के किस गुण के कारण होता है? विसरण के कारण। ठीक है, 26 का ए नंबर। 27 नंबर। किसी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को, किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? भार, दाब, घनत्व या लीटर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? घनत्व। ठीक है, 27 का ए नंबर। ठीक है, और आयतन को हम किस में मापते हैं? लीटर में मापते हैं। आयतन को हम लीटर में मापते हैं। यहाँ आंसर क्या है? किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर। पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? इसका आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा। पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो 28 का ए नंबर होगा। 29 नंबर। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है? गलनांक, हिमांक, क्वथनांक या परम ताप? तो इसका आंसर होगा गलनांक। ठीक है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। 29 का ए नंबर। लास्ट क्वेश्चन है 30। बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन, 173 केल्विन, 373 केल्विन या 273.15 केल्विन? तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अगला पार्ट इसी चैप्टर का पुनः मैं डालूंगा, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसलिए आप अगले वीडियो को जरूर देखें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।